नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर नेताजी के पुराने बयान का जिक्र कर दिया। उन्होंने इशारों में मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र कर सपा पर तंज कसा, जिसके बाद सपाई भड़क उठे। उन्होंने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं यूपी सरकार ने संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सरकार ने इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी के दाव को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है कि यह कुआं सरकारी जमीन पर मौजूद है, यह मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन यह शाही मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। यूपी सरकार का कहना है कि खुद शाही मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई है। इन सब के बीच महाकुंभ में संगम स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। अब यह आंकड़ा 62 करोड़ को पार कर गया है, जिसके बाद विपक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है। वहीं महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव तरह तरह की बयानबाजी करते दिख रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। विधानसभा में इतना ज्यादा हंगामा क्यों होगा? क्योंकि जो मुलायम सिंह बोले थे उसी बात को तो दोहराया है आज डिप्टी सीएम ने। देखिए, इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी है और इन्होंने नमूनों को विधानसभा के अंदर भेज दिया है। इन लोगों का कोई स्टैंड होना चाहिए अपना। या तो आप खुद भी उन लोगों के बारे में चर्चा न करो जो सदन में नहीं है, या तो आप बात करो तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में ये बार बार कह रहे थे कि नेताजी की सरकार के समय ऐसा ऐसा हुआ, तो नेताजी की हर बात आप मानते हो, यानी कि नेताजी ने जो किया वो जानते हो, नेताजी ने किया उसकी सराहना करते हो, और नेताजी ने कहा वो सारे आपके लिए ब्रह्म वाक्य हैं। उन्हीं शब्दों का, उन्हीं विचारों के अनुयायी आप हैं। उन्हीं लोहियावादी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन, सारे आप उसी के आधार पर चल रहे हो। जनेश्वर मिश्रा और राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। जिन लोगों ने आदर्श स्थापित किए और उनके आदर्श पर चलते हुए पार्टी एक परिवार की पार्टी बन गई, जिनके चारों तरफ पूरा कुनबा ही राजनीति में है। इनके यहाँ भी उसी तरह से जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार है, इनके अंदर वही परिवारवाद चलता है। तो ऐसे में अगर आप बोल रहे हो तो सुनने के लिए तैयार रहो। और इसलिए जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह कहा कि आप हर बात मानते हो, नेताजी की बात करते हो, तो नेताजी की ये बात भी मानते होगे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और इस बात को अगर गलत कहा जाए तो माना जा सकता है कि आपने गलत टिप्पणी की, इसलिए समाजवादी पार्टी वाले हंगामा कर रहे हैं। क्या ये ऑन रिकॉर्ड बातें नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही है? अगर कल हो के राम मंदिर पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसकी बात करें तो भी हंगामा करोगे। और उन्होंने कहा था कि हमने गोली चलवाई है और इस पर हमें गर्व है कि राम भक्तों के ऊपर हमने गोली चलवाई, हमने कोई गलती नहीं की, इस पर हमें गर्व है कि हमने गोली चलवाकर वहाँ के प्रशासन को दुरुस्त किया और मस्जिद बचाने के लिए हम जी जान से लगे हुए थे। तो ये बातें जब हो रही है तो आपको एक स्टैंड रखना पड़ेगा। इसीलिए स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा कि ब्रजेश पाठक ने नेताजी के बारे में जो बात कही है, अगर उनका यानी मुलायम सिंह यादव का ये अपमान है तो आप बताओ कि इसने अपमान किया है, और इस अपमान के बदले उनसे हम माफी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन आप ये साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने अपमान किया है। हालांकि कुछ शब्दों को विधानसभा की कार्यवाही से बाहर निकाला जा सकता है और इसमें ये लाइन भी निकाली जा सकती है कि हाँ भाई, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जब आप सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हो, आप उलूल जुलूल बातें कर रहे हो, आप बिना फैक्ट के ये बता रहे हो कि देखो कुंभ के भगदड़ में हजारों लोग मर गए, आप एक कल्पना कर लेते हो कि जितने चप्पल उतने आदमी। आपको ये समझ नहीं आता कि भीड़ भाड़ होती है, भगदड़ होती है, तो उस समय चप्पल छोड़कर भी लोग बाहर जाते हैं, भाग जाते हैं। चप्पल, जूता, गठरी, सामान नहीं देखते, जान बचाते हैं। तो आप एक इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, और उस कल्पना को सरकार के ऊपर थोप देते हो आरोप के तौर पर। तो उस समय आपको तकलीफ नहीं होती कि हम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे पर सिर्फ जवाब दिया जा रहा है। जैसे योगी ने कहा
कई मामले में जवाब दिया कि भाई जिसको तुम लोग गुमशुदा कह रहे थे वो तो 10 दिन के बाद घर चली गई। कई लोग ऐसे हैं जिसके घर वाले सोच रहे थे कि भगदड़ में उनकी मौत हो गई है, वो 5 दिन के बाद घर पहुंच गए। कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमने अपने लेवल पर कोई गलती की है। जिनकी मौत हुई है उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है और उनके लिस्ट तैयार है। लेकिन आप लोगों ने गलत आरोप लगाए, गलत धारणाएं बनाई और कुंभ को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि वहां लोगों की संख्या कम हो जाए, इसलिए डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की। लेकिन ये सदन के अंदर कार्रवाई हो रही है, बजट के ऊपर चर्चा है, बजट सेशन है। आप इकोनॉमिक बातें करो, कोई बात नहीं है। आप अर्थव्यवस्था की बातें करो, आप प्रशासन की बातें करो, 0 आवर में आप उठा सकते हो, सवाल उठा सकते हो। लेकिन आप जिनका गुणगान कर रहे हो उनके बारे में इतने विवाद हैं, तो सत्ता पक्ष के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी तो कुछ बात कही जाएगी। और इसी में इन लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करना इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि डिबेट में, तर्क में तो ये जीत ही नहीं सकते। इनके पास आधार नहीं है कि मुलायम सिंह यादव के सरकार के समय कैसे इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बनाई, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से मायावती के साथ दुर्व्यवहार किया, ये भी छिपा हुआ नहीं है। गेस्ट हाउस कांड, सबके पास उसकी जानकारी है कि कैसे इन लोगों ने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा किया था। और उस समय हर जिलों में जो माफिया पनपाया, आप ही का नतीजा है कि इतना समय, एक कार्यकाल तो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के प्रशासन को दुरुस्त करने में ही लग गया, अभी भी पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है जो उत्तर प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। और उसके बाद ये माननीय अखिलेश यादव भी आए, जिसके लिए पहले मुलायम सिंह को पता था कि अखिलेश यादव को सीएम का चेहरा बनाएंगे तो हो सकता है पहले ही पार्टी में विस्फोट हो जाए, और उसके बाद पार्टी में विस्फोट तो होगा ही, चुनाव भी हार जाएंगे। तो 2012 में मुलायम सिंह ने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया और फिर चुनाव जीते तो सत्ता सौंप दी अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव, ये जो परिवार ही है, जो मानसिकता इनकी है, परिवार जब पालन पोषण संस्कार वैसा मिलेगा तो तरीके वही होंगे जिस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं। और संस्कार ही इनका है मुस्लिम प्रेम वाला। तो जिस तरह से औरंगजेब दारा सिकोह का सर काट देता है और अपने बाप को कैद कर लेता है, उसी तरीके की धारणा है इन लोगों के अंदर भी आई। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और जो मस्जिद कमेटी है उसके तमाम दावों को खारिज किया गया है। अब आगे क्या? देखिए, संभल मामले में वही होगा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपोर्ट दे रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर है और ये अपनी जगह पर है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि हमारे फाइंडिंग्स में क्या मिले हैं। मतलब वो जमीन किसकी है जिसके ऊपर आप दावा कर रहे हो, शाही जामा मस्जिद। ये शाही जामा मस्जिद पहले तो प्रोटेक्टेड साइट है, एएसआई के अंतर्गत आता है। अब 300 साल पुरानी है तो एएसआई के अंतर्गत आता है, तो उसमें न तो मुसलमानों का, यानी कि उस कम्युनिटी का कोई अधिकार है। अब कल हो के सारा मुसलमान कहे लाल किला पर भी हमारा अधिकार, हमारा ताजमहल पर भी अधिकार, ताजमहल के अंदर, लाल किला के अंदर अगर कोई मस्जिद है तो उस पर भी ये वक्फ बोर्ड का अधिकार हो जाए, या फिर पुराना किला दिल्ली में है उस पर भी अधिकार हो जाए। जितने मुस्लिम शासक रहे उन लोगों ने जहाँ जहाँ अलग अलग जगहों पर किला बनाए, उसने जिन जगहों पर मस्जिद बनवाई, सब इन्हीं का अधिकार हो जाएगा। ये तो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल था। उस समय लोकतंत्र नहीं थी, राजतंत्र थी, तो राजतंत्र के सरकारी संसाधनों का उपयोग किया। आज़ादी के बाद उसे सरकार अपने संरक्षण में ले ली, क्योंकि सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई। तो अब ये तो एक तो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन फिर भी जामा मस्जिद का परिसर है। तो ये जो हिंदू धर्म के कुछ सबूत मिले और उन सबूतों के बारे में सरकार की अपनी रिपोर्ट है, एएसआई की अपनी रिपोर्ट है। उसमें सरकार ये सर्वे करके बताएगी कि ये जमीन सार्वजनिक जमीन है, किसी कम्युनिटी का है, सरकार का इसका अधिकार है या किसी संस्था का अधिकार है। तो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि ये सार्वजनिक जमीन है, यानी कि गैर मजरूआ सरकारी जमीन है, और उस पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। तो अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण तो हटाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट
उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताए कि अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए कि नहीं, या फिर अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। जो परिसर इन लोगों ने दीवारें बनाई मस्जिद के बाहर, वो दीवार इन लोगों ने सरकारी जमीन को घेर कर बनाया, और उस परिसर के अंदर भी जो सबूत मिले हैं वो इस बात के लिए है कि यहां पर पहले से मस्जिद का एक्सटेंशन नहीं था। इन लोगों ने दीवार घेर घेर कर उसे मस्जिद के परिसर में ले आए और बड़ा सा गेट लगा दिया, दरवाजा लगा दिया और कहा कि ये सारे मस्जिद की जमीन है। तो इसलिए पहले तो मस्जिद के बाहर का एरिया जो कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसका निपटान होगा, यानी दीवारें तोड़ी जाएगी, बाउंड्री नहीं रहेगा। बाउंड्री पर तो बुलडोजर चलना ही है। दूसरी बात, जो कुएं हैं और उसमें ये पता चलता है कि इसकी पूजा होती थी, तो उस पूजा के अधिकार से आप हिंदुओं को वंचित नहीं कर सकते। ये सरकार उसके लिए काम करेगी और सरकार ने ये कहा है कि हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि खुदाई में जो पाए गए, आगे मंदिर भी, कुछ किले के अवशेष भी मिले हैं, तो उन सब जगहों को सुरक्षित रखा जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और उन जगहों पर सरकार अपने तरफ से कार्रवाई करेगी। उस पर मस्जिद कमेटी का, ये जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी इंतजाम करने के लिए जो एक कमेटी बनाता है, उसका कोई दावा नहीं हो सकता। जहां तक मस्जिद का सवाल है, मस्जिद अभी प्रोटेक्टेड है, तो उस प्रोटेक्टेड साइट को देखा जाएगा कि इसके अंदर सर्वे कराई जा सकती है कि नहीं, कि जब इसे बनाई गई थी, जब मस्जिद बनी थी, तो उससे पहले उसी तरह से किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई या फिर ये कोई खाली जमीन में बनाई गई है, वो अगला फर्दर स्टेप होगा। लेकिन अभी तो उस परिसर के अंदर, जो परिसर है, जो दीवार घेर के इन लोगों ने बनाया है और जिसके लिए कई 70-80 साल के वहां के लोग हैं जो गवाही देने के लिए तैयार है कि हम 30 साल पहले तक वहां पूजा करने जाते थे, ये धीरे धीरे दीवार घेर घेर के अतिक्रमण कर लिया। उस अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, फिर बाद में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे शुरुआत हो चुकी है। 1,98,00,000 रुपए का नोटिस है ये बर्ग के पास कि तुमने जो बिजली चोरी की थी, लगभग 2 करोड़ रुपया जुर्माना भरो, और तुम अगर जुर्माना नहीं भरते हो तो ये जो घर बनाए हो उसकी कुर्की जब्ती होगी, क्योंकि हो सकता है 2 करोड़ रुपया तो उसके पूरे घर की कीमत नहीं होगी जितना का बिजली बिल का जुर्माना उसके ऊपर लगा है। तो वो तो उसका बंगला ही, घर जो बनाया है, कोठी, वही जब्त होने के कगार पर है। तो कार्रवाई अपनी दिशा में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अपनी जगह पर चल रही है, और इन सब के बीच सरकार जो संभल पर ध्यान दिए हुए है कि यहां फिर से कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन कोई छोटा मोटा नहीं है। सारी एक्टिविटी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चलाया जा रहा है और ये काम अभी रुकने वाला नहीं है। सर, महाकुंभ का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। 62 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ती जा रही है। देखिए, अखिलेश की बेचैनी तो इन चीजों से भी है कि हम लोग सवाल उठा रहे हैं और कुछ जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अक्षय कुमार आते हैं, कहते हैं थैंक यू सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की। जितने जो बड़े लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनके लिए कोई बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी जो वहां पर घूम कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था तो आज तक हमने नहीं देखी थी, उससे भी खलबलाहट है। और परेशानी इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान के 85 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या अभी जो बढ़ रही है, उसमें से 61 करोड़ तो ऐसे कुंभ में आ गए। तो ये जो हिंदू एकीकरण हो रहा है, कहीं इन लोगों के हिंदू विभाजन की थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दे कि अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी हम एकजुट रहेंगे और पूरे देश में एकजुट रहेंगे। तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली सारी पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आज यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं संभल में कुआं और शाही मस्जिद पर यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब किया और एक एक कर इनके दाव की पोल खोल दी। इन सब के बीच महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।